बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज तारीख है 17 अप्रैल और 17 अप्रैल की काफ़ी अहमियत है और उसकी अहमियत की वजूहत हैं। सुप्रीम कोर्ट का वो हुक्म जो कि स्टेट बैंक को दिया गया था फ़ंड्स की फरामी के हवाले से, पंजाब के इंतखाबात जो कि 14 मई को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक होने हैं, इन फ़ंड्स की फराहमी का जो मामला है वो अदालत में ज़ेर समाअत है और हुकूमत ने ये फ़ंड्स अभी तक जारी नहीं किए। वजारत ख़जाना ने इलेक्शन कमीशन को गुज़िश्ता जो इसकी समाअत हुई थी उसमें अदालत ने यह हुक्म दिया था कि स्टेट बैंक बराह रास्त फ़ंड्स जारी करे इलेक्शन कमीशन को। आज 17 अप्रैल गुजर गई है। आज रिपोर्ट कंप्लायंस की जमा होनी थी। कल 18 अप्रैल इंतहाई अहमियत की हामिल होगी और अगर 17 अप्रैल रात 12 बजे तक फ़ंड्स जारी नहीं हुए तो 18 अप्रैल की सुबह जो शाराए दस्तूर पर सूरत हाल होगी, उससे पहले आज का जो सूरत हाल है वो आपको बताते हैं। आज इब्तदा में कायमा कमेटी जो है कौमी असम्बली की, उसका इजलास हुआ और उसके इजलास में कायमा कमेटी ने यह फैसला किया कि मामले को काबीना को भिजवाया जाए और काबीना ने बजाय इसके कि वो फंड्स की मंजूरी देती या उसे मुस्तरद करती, उसे कौमी असम्बली भिजवा दिया है। आज इस सारी सूरत हाल पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी से पहले आयशा गौस पाशा जो कि स्टेट मिनिस्टर हैं फाइनेंस की, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। सुनिए। वो ये कह रहे हैं एलोकेट कर दो, वो सिर्फ एलोकेट कर सकते, वो खर्चा नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट जब तक उनको फाइनेंस डिवीजन प्रॉपर इंडिकेशन ना दे। और फाइनेंस डिवीजन उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक उसको फेडरल कैबिनेट ना कहे, और फेडरल कैबिनेट की अब मर्जी है कि वो पार्लियामेंट तक ले जा रही है, और अगर पार्लियामेंट ने हाँ कहा तो अल्हम्दुलिल्लाह खर्चा हो जाएगा, आज का आज ही हो जाएगा। और अगर कुछ और डिसीजन हुआ तो फिर देखती है पार्लियामेंट, उनकी जॉइंट विजडम है, वो अथॉरिटी है उनके पास, हम उसी पे डिपेंडेंट। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना ने जॉइंट पार्लियामेंट की जो विजडम है उसका जिक्र किया। पार्लियामेंट की विजडम या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, आने वाले दिन बड़े दिलचस्प होंगे, खासकर अगले 24 घंटे बात करेंगे आज इस टॉपिक पर। इसके लिए जो मेहमान हमारे साथ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना एहसान अफजल साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर ज़रका तैमूर हमारे साथ होंगी। राना साहब, आपकी इजाज़त हो तो ज़रा PTI से गुफ्तगू का आगाज़ करें। जी प्लीज। सेनेटर साहिबा, बताइएगा जो सूरत हाल आज अभी तक हम देख रहे हैं, मामला अब कौमी असम्बली में आ गया है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लग रहा है कि कल तक फंड्स जारी हो जाएंगे या आज रात 12 बजे तक? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या लग रहा है, आपको खुद पता होना चाहिए क्या लग रहा है। बात यह है कि ये लोग जो है इनको आदत है नूरा कुश्ती खेलने की। ये सुप्रीम कोर्ट, ये वकील नहीं जज खरीदने वाले लोग हैं। इनको इस वक्त अपना नजर आ रहा है कि इलेक्शन में ये जीत नहीं पाएंगे, और ये वो ना जीतना वो इनके लिए कहीं से हजम नहीं हो रहा। हालांकि कोई प्लेयर हो तो वो कहता है भाई हार जीत तो लिखी होती है, मैदान में आएंगे। और पाकिस्तान के दस्तूर को इन्होंने जिस तरह मुसलमान के लिए कुरान शरीफ है, इस तरह एक मुल्क के लिए उसका दस्तूर होता है। दस्तूर कहता है कि 90 दिन में असेंबली के डिसॉल्व होने के बाद इलेक्शन होते हैं, लेकिन ये दस्तूर को नहीं मानते। ये आइन शिकन लोग हैं, इनके लिए ये कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये इसी तरह बॉल को इधर कभी कैबिनेट, कभी नेशनल असेंबली, कभी सेनेट, कभी स्टैंडिंग कमेटी, ये इस तरह खेलते रहेंगे। हालांकि जो इलेक्शंस के जो पैसे हैं वो एक चार्ज्ड फंड है जो कि बगैर किसी प्रॉब्लम के इसको नेशनल असेंबली तक आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एक रेगुलर हुकूमत का एक्सपेंस है और ये नॉर्मली होता है। लेकिन बात ये है ना कि जब जिनको आपने हुकूमत में बिठाया हुआ है वो इलेक्शन कराना नहीं चाहते, जमहूरियत उनकी पसंद की चीज नहीं है। वो चाहते हैं कि उनको बाहर से, जिस तरह वो अभी सर पे मुसल्लत हो गए हैं किसी की मेहरबानी से, इसी तरह 86 लोगों वाली पार्टी के सरबराह को, मतलब 342 की नेशनल असेंबली में जिसके पास 86 वोट थे, ज़रका साहिबा, आप लोग भी इस्तीफा दे के ना जाते तो आज असेंबली में मौजूद होते, अपना मौक़िफ़ रखते, इस हुकूमत को टफ टाइम देते। आपको नहीं लगता कि आपसे भी गलतियां हुई? देखिए जी, गलतियां और सही कोई नहीं होता। सियासत में आपके जो मोड़ होते हैं उनके मुताबिक, हालात के मुताबिक आप बेस्ट
पॉसिबल डिसीजन लेते हैं जो उस वक्त होता है, लेकिन वो आपके अपने पार्टी के अपने मफाद के मुताबिक या जो भी वो उनके नस्बुल ऐन है उसके मुताबिक होता है। लेकिन जब हुकूमत होती है तो हुकूमत का काम है मुल्क का ख्याल करना। इस वक्त हालात आपके ये हैं कि G20 की कॉन्फ्रेंस हो रही है इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, और आप कुछ नहीं कह रहे। 90 दिन का अल्टीमेटम आपको मोदी ने दिया इंडस वाटर ट्रीटी पे, जिसमें कि इंडिया सरासर गलती पे है। चलें फिर जरा राना एहसान अफजल साहब को इस पे मुझे ऐड करने का मौका दें। उनको जवाब भी नहीं दिया। अच्छा ठीक है, शाहिद साहब बुलाते हैं तो बात पूरी करने दिया करें। जी बात मुकम्मल करें। बस हो गई बात मुकम्मल। अच्छा, राना एहसान अफजल साहब से जो है ना इस पर कमेंट्स लूंगा। राना साहब, आप लोग G20 के मामले पे खामोश हैं, आप लोग सिंध तास मुआहदे पे खामोश हैं, वैसे बातें तो उनकी बिल्कुल दुरुस्त हैं। ये देखें, बिल्कुल भी खामोशी नहीं है। फॉरेन ऑफिस ने जो है जहां जहां रेलेवेंट जगहों पे जवाब देना है वहां दिया है, और आगे अभी दिया जाएगा इसके ऊपर जवाब। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि दस्तूर की बात कर रहे थे, तो दस्तूर की जिस तरह की तशरीह की गई 63A की, एक आईनी हुकूमत हमारे से छीन ली गई, इनको दे दी गई। और दस्तूर तो कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन KPK में भी होना है, लेकिन दस्तूर सिर्फ पंजाब में लागू है क्योंकि उसकी वजूहात सब समझते हैं कि क्या है। लेकिन 90 दिन की देखें बात यह है, हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर कट है। हम समझते हैं इलेक्शन जो हैं, अगर आज आप पंजाब में कराते हैं, 2 महीने बाद KPK में कराएंगे, फिर 2, 2.5, 3 महीने बाद आप वफाक और बाकी 2 सूबों में कराएंगे, तो आज हमारे पे ये फिंगर पॉइंटिंग कर रहे हैं कि हम मनूवर कर रहे हैं, इलेक्शन नहीं होने दे रहे। जब पंजाब में किसी और की हुकूमत होगी, हमारी अगर हो जाए या इनकी हो जाए, तो वो फिर अलहदा मनूवरिंग शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब तब और उंगलियां उठना शुरू हो जाएंगी। तो बेहतर है कि इलेक्शन जो है केयर टेकर निज़ाम के नीचे हो, ये हमारा मौक़िफ़ है। और बाकी देखें, आईनी तरीके से जो एक मैकेनिज्म है, गुंजाइश है कि चार्ज अकाउंट भी अगर है तो उसकी भी आप जो है वो वोटिंग आप असेंबली में ले जाएं। लेकिन अगर एक चीज आपसे पूछना चाहूँ, नून लीग के जो इकदामात हैं, जिस तरीके से मामले को पार्लियामेंट कमेटियां, जिस तरीके से जरका साहिबा भी क्रिटिसाइज कर रही थी, ऐसा लगता है कि नून लीग ने फैसला कर लिया है कि वो गिलानी मॉडल पे जाके अपने वजीर आजम की कुर्बानी नहीं देंगे। अगर तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स शुरू होती हैं तो ये वजीर आजम अकेला कटहरे में नहीं होगा, पूरी कौमी असम्बली होगी। देखिए, ये बिल्कुल इसी तरह ही है जी। पार्लियामेंट के ऊपर जब आप जाते हैं चीज़ें लेके, पार्लियामेंट ने करारदाद भी रेजोल्यूशंस भी पेश की उन्होंने कि इलेक्शंस एक साथ होने चाहिए। उन्होंने जो है बेंच को भी मुस्तरद किया, जो 8 मेंबर बेंच था। तो इसी तरह ये कलेक्टिव विजडम पार्लियामेंट का डिसाइड करेगा कि ये फंड जो हैं वो जारी करने हैं या नहीं करने। और अगर नहीं जारी करने तो इसको अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो समझती है सुप्रीम कोर्ट, जो कि डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट है, जिसका जो है एक अपने हदूद में रह के राना साहब, आपको दोबारा जरा इस पर एक ओपिनियन लेते हुए जरका साहिबा से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जरका साहिबा, जैसे राना एहसान अफजल ने बात की कि जो दस्तूर का मामला 63A का जो जजमेंट था, वहाँ पे दस्तूर कुछ और कह रहा था, यहाँ पे दस्तूर कुछ और कह रहा है। और ख़ासकर अगर हम देखते हैं जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, 18th अमेंडमेंट के बाद जो हमारे लॉज हैं उसमें ये मौजूद है कि मुल्क में आम इंतखाबात निगरान हुकूमतों के मातहत होंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको नहीं लगता कि आप लोग भी सिर्फ आइन का वो हिस्सा ही नरेट कर रहे हैं जो आपके फेवर में? शाहिद साहब, आपकी बात में कोई मंतक ना ही, राना एहसान साहब की बात में कोई मंतक थी। वो पंजाब की बात कर रहे थे और कह रहे थे KPK में नहीं। भाई, KPK में भी आपने ही निगरान हुकूमत बनाई है, जहां मौलाना फजलुर रहमान का समदी चीफ मिनिस्टर है, उनका कोई और रिश्तेदार गवर्नर है, बाकी रिश्तेदार उनके इस वक्त मिनिस्टर्स हैं। तो हमें क्या बता रहे हैं आप? आपकी अपनी हुकूमत है, वहां पे पहचान लें उसको, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं ना। दूसरी बात यह कि अगर तो हमने कब कहा है कि निगरान हुकूमत में आप हैं, 11 महीने से आप इस मुल्क को जिस अंधेर नगरी में लेके चले गए हैं, यानी ये एक बहुत बड़ा मेडल मिलना चाहिए कि इतने बुरे हालात 11 महीने में, पिछले 75 साल में ऐसी हुकूमत नहीं आई जिसने 11 महीने में ये हाल किया। यानी 1971 में जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ था, तब भी इतनी इन्फ्लेशन नहीं थी जितनी अब है। 40% से बढ़ गई है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स। इन्फ्लेशन आपकी 34% से अबव है।
पेट्रोल आपका 300 रुपए के पास पहुंच गया है, डॉलर आपका 300 रुपए, आटा 3 गुना कीमत हो गई, तेल आपका इस वक्त 700 रुपए से ज्यादा हो गया, चीनी 150 रुपए से ज्यादा हो गई, चावल 300 रुपए हो गए। आप मुझे बताएं आम आदमी का, और आपने आम आदमी का हेल्थ कार्ड भी ले लिया, आपने उसका जो पनाह गाहें थी वो भी ले ली, जहां से उसको मुफ्त खाना मिलता था वो भी ले लिया, एहसास प्रोग्राम के अंडर जो गरीबों की किफालत हो रही थी, जो स्पेशल लोगों की किफालत हो रही थी वो भी आपने ले लिया। पाकिस्तान की जो गुर्बत की जो लकीर थी उसके नीचे 40% लोग थे, अब वो 55 तक जा रहे हैं। तो मुझे बताएं कहां लेके चले गए पाकिस्तान को। ओके, मैं एक चीज जो आपने मुझे कहा कि जो बात मैंने की उसकी मंतक नहीं बनती, जो मैंने आपको हवाला दिया केयरटेकर गवर्नमेंट्स की मातहत में इलेक्शन, उन्होंने कहा, आपने मुझे बताया कि JUI के वजीर आला हैं KPK में और इस हुकूमत ने मुकर्रर की हैं। मेरा ख्याल है रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए KPK में जो वज़ीर आला का इंतखाब निगरान का हुआ था या इत्तफाक़ राय हुआ था, उसमें महमूद खान साहब और अकरम दुरानी साहब परवेज़ खटक की मौजूदगी में बैठे थे और इत्तफाक़ राय करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केयरटेकर KPK चीफ मिनिस्टर पे उठी थी। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, लेकिन इस बात से कोई इसको आप तरदीद नहीं कर सकते कि वो कौन है, किसके समधी हैं, कौन किसका रिश्तेदार है। ये बातें JUI के जो समधी हैं मौलाना के, बातें निकालती है रिश्तेदारों में। देखिए मेरी बात सुनिए, इसको कहते हैं नेपोटिज्म, इसको कहते हैं अकरबा परवरी। और अगर आप कायदे आजम की जो उनकी स्पीच थी, अगर आप उनसे आशना हैं तो आपको पता होगा कि 1948 में कायदे आजम की जो मशहूर जमाना स्पीच है उसमें उन्होंने बार बार कहा है अकरबा परवरी बिल्कुल भी पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है, ये किसी भी मुल्क की जड़ें काटती है। और वही अकरबा परवरी किसी ना किसी शक्ल में हमें नजर आती है हर जगह। ये जो इस वक्त PDM की हुकूमत के जो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त बैठे, आप सुन लीजिए शाहिद साहब, इनके जब नवाज शरीफ साहब की पिछली हुकूमत थी तो 180 से ज्यादा इनके खानदान के लोग थे जो हुकूमत में बिला वास्ता या बिल वास्ता मौजूद थे। और अभी भी अगर आप रिश्तेदारियों की लाइन निकालें, ब्यूरोक्रेसी से लेकर आप सियासतदानों तक, उसमें मिलिट्री को भी आप ले आए तो आपके पास सब सामने खड़ा हो जाएगा कि क्या क्या है। चलें जरका साहिबा, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, सेनेटर जरका तैमूर से हम बात कर रहे थे, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम सेनेटर जरका तैमूर से बात कर रहे थे। ब्रेक के बाद राना एहसान अफजल के पास जाऊंगा और राना एहसान अफजल से दो बहुत सीधे से सवाल पूछूंगा कि आज जो कुछ कौमी असम्बली में हो रहा है तो क्या वो तैयार हैं पार्लिमान या वज़ीर आज़म की कुर्बानी देने को, और दूसरा आल पार्टीज़ जो मुजव्वज़ा कॉन्फ्रेंस है जमात इस्लामी की, क्या नून लीग उसे वे फॉरवर्ड समझती है? राना साहब देखिए, जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम अदारा है और अपना एक कलेक्टिव विजडम वो इस्तेमाल कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि आईनी तरीके से ये सारे मामला चल रहे हैं, तो इसके ऊपर जो भी उसका विल होगी वो अपनी बता देंगे वोटिंग के जरिए। तो मैं समझता हूँ कि फिर इसमें कोई गुंजाइश नहीं बचेगी चीफ जस्टिस साहब के पास, और अगर उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना है तो वो फिर पूरी पार्लियामेंट के ऊपर लगेगा, जो कि मैं समझता हूं जहां एक जुडिशल एक तरीके से डिक्टेटरशिप ही चल रही है कि लेजिस्लेटिव का रोल भी जो है वो अपना लिया है जुडिशरी ने, जो एग्जीक्यूटिव का रोल है। यहाँ आपको रोकेंगे, जो बात आप कर रहे हैं, राजा परवेज अशरफ साहब ने भी इस सिलसिले में एक गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू दिया है, पहले वो सुनवाते हैं, सुनिएगा। पार्लियामान पर हमने कोई कदगन लगा दी कि आप वही कानून साजी करेंगे जो कोई ABCD चाहेगा, या कोई सुप्रीम कोर्ट चाहेगा या हाई कोर्ट चाहेगा, ये भी फिर उन्हें अता कर दें, कहें कि आप बनाएं, कानून भी बनाएं और उस पर अमल भी करें। जो उनका एक ज्यूरिसडिक्शन है उसमें आप कैसे आ सकते हैं? अगर आप आगे हैं तो फिर यह ज़ाहिर है फिर आपकी डोमेन में भी लोग जाना शुरू कर देंगे। नाजरीन, राजा परवेज अशरफ की बातचीत आपने सुनी। राना साहब, शॉर्टली और प्रिसाइजली ये बताइएगा कि APC का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखिए, जो राजा साहब ने बात की, पहले मैं उस पर बता दूं कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर के साथ ममालिक चलते हैं, जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के अपने एग्री विद दैट पॉइंट सर। APC पे नून लीग का ओपिनियन क्या है? आप इस APC में जाएंगे, सिराजुल हक साहब की सालिसी मानेंगे या नहीं?
देखें, एक अच्छा इकदाम है सिराजुल हक साहब का, एक पॉजिटिव इकदाम है, लेकिन इसके ऊपर ये हमारी नून लीग का प्रेरोगेटिव नहीं है, ये पीडीएम का प्रेरोगेटिव है। उसके अंदर जेयूआईएफ भी है, उसका अलहदा मौकफ है, पीपल्स पार्टी का मौकफ है कि बातचीत होनी चाहिए। तो कंसेंसस के साथ जो है ये फैसला किया जाएगा, लेकिन पॉजिटिव मूव है। मैं समझता हूं पर्सनली कि बातचीत के जरिए ही मामला हल हो सकते हैं। जो पोलराइज्ड माहौल बन गया, एक अच्छा अमल है। देखते हैं कि इसके ऊपर पीडीएम कंसेंसस अपनी जो कोलिशन के अंदर वो बना सकते हैं या नहीं, और फिर ये मामला किस तरह आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सेनेटर जरका तैमूर साहिबा, एपीसी में जाने से पहले आज ये बताया जा रहा है कि पीटीआई की 3 शर्तें आ चुकी हैं। अगर इब्तदा में ही आप लोग शर्तें रखेंगे तो एपीसी क्या मुनक्किद हो सकेगी? शाहिद साहब, आपको मैं क्या बोलूं कि आप अपना पहले बताइए कि जब महंगाई की बात होती है, आज से 1 साल पहले 5 रुपए चीज महंगी हुई थी तो हर टीवी पे प्रोग्राम महंगाई का चल रहा था, अवाम में गए हुए थे। अब आसमान फट गया है, लोग ताबड़तोड़ हमले उनपे महंगाई के हो रहे हैं। आपकी तरफ से तो कोई प्रोग्राम नहीं आ रहा, ना कोई टीवी पे, ना कोई अवाम को लेकर, ना महंगाई पे। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान में जो सूरत हाल है उसके बाद हमें टाइम मिले तो हम अवाम को टाइम करने दें। नहीं, कैसे मिल सकता है? आपके लिए अवाम इम्पोर्टेंट नहीं है ना, इस हुकूमत के लिए, ना उसके अहलकारों के लिए अवाम तो इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि ये किसी और तरीके से आए, चोर दरवाजे से आने वालों ने चोरी ही करनी है ना। अवाम से तो उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरे सवाल का मुझे जवाब दे दें बजाय मुझे महंगाई के ऊपर लेक्चर देने के। शाहिद साहब, आपने अगर प्रोग्राम में बुलाया है तो थोड़ा सा अपने पे काबू भी रखिए और थोड़ा सा बर्दाश्त भी कीजिए, बात पूरी सुने, वरना बुलाया ही ना करें। मैडम, मैंने बुलाया है, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, आप मुझे उसका जवाब दे दें। रख दी तो उसके जवाब को सुनने की अपने में बर्दाश्त पैदा करें। अब सवाल का जवाब सुन लीजिए आप। फरमाइए। जवाब ये है कि अगर मुज़ाकरात में बैठेंगे तो क्या शर्तें नहीं रखेंगे? जब कोई भी 2 पार्टियां मिलती हैं तो क्या शर्तें नहीं रखती? आपने क्या, इसका मतलब है कभी मुज़ाकरात किए नहीं? मुज़ाकरात में दोनों पार्टियां अपनी पोजीशन से आती हैं और अपनी बात करती हैं। आपकी कोई शराइत होंगी तो आप उस पर ले दे करेंगे ना। तो शायद आपने कभी मुज़ाकरात में बैठे नहीं तो आपको आइडिया नहीं है। तो दुनिया में मुज़ाकरात ऐसे ही होते हैं। चलें, ठीक है। सेनेटर जरका तैमूर साहिबा, मैं इसलिए मुज़ाकरात में नहीं बैठा क्योंकि मैं सियासतदान नहीं हूँ, मैं सहाफ़ी हूँ। और कल जमात इस्लामी ने यह कहा था कि 1 पॉइंट एजेंडे पर मुज़ाकरात होंगे और वो सिर्फ होगी इलेक्शन की डेट, इसमें कोई मज़ीद शराइत शामिल नहीं होंगी। ये वही सालिस है जमात इस्लामी जिनको आपने मैंडेट दिया कि बातों को आगे बढ़ाएं। नाजरीन, बात करते हैं आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के इंतखाब के मामले पर। आज़ाद कश्मीर में आज तीसरी बार भी नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का मामला तात्तुल का शिकार हुआ और इजलास मुलतवी करना पड़ा। और अब कल वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा या नहीं होगा। और इस सारी सूरत हाल में सियासी जमातें एक ऐसी सूरत हाल में फंस चुकी हैं कि ना नून लीग अपनी मर्जी का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ला पा रही है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक है वो लीड ले सकता है। ओवरऑल सूरत हाल वहाँ क्या बन रही है, बात करते हैं। आज़ाद कश्मीर से मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शाह गुलाम कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। शाह साहब, क्या वजह है 3 मरतबा वज़ीर आज़म का इंतखाब बुलाकर और फिर नहीं किया गया? क्या ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है कि ये काम जो आईनी तौर पर होना है नहीं हो पा रहा? वो बुनियादी तौर पर ये जो हुकूमत की तरफ से इसको डिले पे डिले किया जा रहा है, वरना तो ये जो आइन है हमारा, आइन में तो क्लियर कट लिखा है कि जब कोई ओहदा खाली हो जाए वज़ीर आज़म का और असेंबली इन सेशन हो तो फौरी तौर पर फोर्थ विद का अंग्रेजी लफ्ज है वो इस्तेमाल किया गया आइन में। तो फौरी तौर पर स्पीकर की जिम्मेदारी बनती है कि स्पीकर साहब जो हैं वो दे दें, शेड्यूल जारी कर दें। लेकिन स्पीकर साहब को 4 दिन से शेड्यूल देने की बजाय वो पहले 2 दिन तो कोरम ही नहीं था और उसके बाद आज जो कोरम पूरा था उसके बावजूद भी उन्होंने बगैर किसी कार्रवाई के आज इजलास मुलतवी कर दिया और आप कल 11 बजे तक ले गए हैं। हम तो चाहते हैं कि इसको फौरी तौर पर शेड्यूल जो है आ जाए और इंतखाब हो, क्योंकि ये अफरा तफरी का माहौल जो है किसी इलाके के लिए बेहतर नहीं होता। ठीक है शाह साहब, आप जो बात कर रहे हैं, हमें जो नज़र आ रहा है उसमें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइडियल सिचुएशन में नहीं है तो आप लोग जो अपोजिशन है
वो भी किसी एक नाम पे हमें मुत्तफिक होते हुए नजर नहीं आ रहे, तो फिर क्या बनेगा आज़ाद कश्मीर का? वजीर आज़म कब तक मुंतखब हो सकेगा अगर इसी तरह सूरत हाल चलती रही? जी शेड्यूल आने दें तो अपोजिशन आपको मुत्तफिक नजर आएगी। अच्छा, इत्तलात ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब अपने कैंडिडेट के बजाय फॉरवर्ड ब्लॉक से पीटीआई को देने का कोई फैसला किया तो नून लीग ने उस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए। आप इनकी तस्दीक कर सकते हैं? जी मैंने तहफ़्फ़ुज़ात इस तरह उम्मीदवार पे नहीं था। सही। इसमें जो हुकूमत साजी के मराइल होते हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे मराइल होते हैं जिसमें मुशावरत का अमल मुकम्मल किया जाना चाहिए। सही। तो मुशावरत का अमल शुरू नहीं हो सका था, तो हमने ये सोचा था कि अपने लीडरशिप को लिख के भेजा था कि जी हम चाहते हैं कि अगर ये मुशावरत का अमल ना हो तो फिर हम अपना उम्मीदवार, ये तो हमने अपने इंटरनल हमारा इशू था सही। जो हम अपने कायदीन तक हमने भेजा था। सही। तो अभी वो मुशावरत का अमल शुरू हुआ है, तो सही। मुझे लगता है कि अब ये इफ़हाम तफहीम से ये सारे मामला तय हो जाए। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आला होगा, नून लीग का, या पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के चांसेस ज्यादा हैं? ये वजीर आला तो यहाँ है नहीं, वजीर आजम होगा। वजीर आजम, माजरत, मुझसे गलती हुई। जी वजीर आजम जो है वो अभी तक जो हमारे पास अददी तादाद है उसको पूरा करने के लिए अभी हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। तो जब तक फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आकर अनाउंसमेंट नहीं करते उस वक्त तक हम कह नहीं सकते। सही। और मुझे उम्मीद है कि सुबह उनकी कोई प्रेस टॉक होगी, तो देख लेते हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। शाह साहब, वैसे तो मैंने कुछ कानूनी माहिरीन से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो जो 63A वाला मामला है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है जो यहाँ पे इस्लामाबाद में नाफिजुल अमल है, कहते हैं कि मुजफ्फराबाद में ऐसा कोई कानून नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता कि कोई भी फरीक अदालत जा सकता है इस मामले को लेकर के? फॉरवर्ड ब्लॉक बना के गवर्नमेंट फॉर्म की गई है। देखिए, इसमें तो पहली बात यह है कि पाकिस्तान का आइन जो है वो एप्लीकेबल नहीं है आज़ाद। ये मुझे पता है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, लेकिन अदालतें तो मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर में। ना अदालतें मौजूद है, अदालतें अपने आइन के तहत होंगी ना। आज़ाद कश्मीर का जो आइन है 1974 का, उसके तहत इसमें जो मुंतखब होकर आता है उसको ये इख्तियार है 2020 के कानून के तहत कि वो अपनी मर्जी का वोट इस्तेमाल कर सकता है। सही। आपके ख्याल में अगर आप लोगों की हुकूमत आती है तो इस हुकूमत को चलाएंगे कैसे? अगर वजीर आला फॉरवर्ड ब्लॉक से होगा तो भी वो उसका ताल्लुक तो पीटीआई से ही होगा। देखिए, बुनियादी तौर पर आज़ाद कश्मीर में हम एक दूसरे के वाकिफ हैं। सही। और जो भी होंगे ये हम एक दूसरे के, ये एक ऐसी जमात आ गई थी पीटीआई की शक्ल में जिसमें से कुछ लोग पीपल्स पार्टी से चले गए थे। सही। तो अगर वो फॉरवर्ड ब्लॉक वाले आ जाते हैं और वो जो पीपल्स पार्टी से पहले वजीर रहे हैं, कभी हम हुकूमत में थे कभी वो थे, इसलिए वर्किंग जानते थे। ये जो साबका वजीर आजम थे उनको ना सियासत का पता था ना वर्किंग का, गवर्नमेंट की वर्किंग का पता था, तो आज़ाद कश्मीर की तबाही निकाल दी उन्होंने। शाह साहब, आपके ख्याल में अगर कल भी वजीर आजम का इंतखाब नहीं होता तो आप लोग अदालतों का रुख करेंगे या फिर इंतजार करेंगे? नहीं, अभी देखे ना उसको, अभी मुझे उम्मीद है कि स्पीकर लॉ नोइंग आदमी है, उन्होंने लॉ किया हुआ है, लॉ ग्रेजुएट हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो लॉ को ब्रेक नहीं करेंगे, आइन को ब्रेक नहीं करेंगे। नाजरीन, ये थे शाह गुलाम कादिर साहब जो हमें कश्मीर की सूरत हाल पर आगाह कर रहे थे। कश्मीर में अब ये मामला दोबारा वज़ीर आज़म के इंतखाब के शेड्यूल का अदालत जाता है या नहीं, इसका अंदाज़ा कल होगा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में जो सियासी दर्जा हरारत है, जो अदालतें और सियासतदान हमें आमने सामने नज़र आते हैं, यही सिलसिला अब हमें इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद से बलूचिस्तान के सूबाई दारुल-हुकूमत क्वेटा मुंतकिल होता हुआ नज़र आ रहा है। आज वज़ीर आला बलूचिस्तान के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से एक हैंडआउट जारी किया गया। हैंडआउट में बताया गया कि वज़ीर आला बलूचिस्तान कुद्दूस बिजंजो का हुकूमती उमूर में अदालत की बेजा मुदाखलत पर इजहार नाराज़गी, और इस मामले पर उन्होंने आज एक इंतहाई अहम इजलास भी तलब कर लिया है। नाजरीन की मालूमात के लिए आज से तकरीबन 1.5 से 2 माह कबल असम्बली के फ्लोर पर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो ने थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में यही बातें की थी और यहाँ तक कहा था कि वो तौहीन अदालत के लिए तैयार हैं।
तो क्या सूरत हाल उस हद तक पहुंच गई है कि आज दोबारा प्रेस रिलीज 2 माह बाद जारी करनी पड़ी? बात करेंगे सारे टॉपिक पर, और ये मामला है क्या, क्यों वजीर आला इतने नाराज हैं। वजीर आला बलूचिस्तान के तर्जुमान बाबर यूसुफजई हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बाबर, आपको खुशामदीद कहता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया आपका। बाबर, 2 माह पहले भी वजीर आला साहब ने असेंबली में तकरीर की, हमने सुनी, और उन्होंने बाकायदा सीधा सीधा कहा कि अदालतें जो है तरक्की का पहिया नहीं चलने देती, स्कीमात रोक रही हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स पे प्रॉब्लम है। 2 महीने मामलात काबू में रहे, उसके बाद अब दोबारा बिगड़े हैं क्या? देखें, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने अहम मौजू पर, इतने संजीदा मौजू पर मुझे बात करने का मौका दिया। मैं आपको बताता चलूँ कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने जो आज नाराज़गी का इजहार किया है, ये नाराज़गी हमारी कोई नई नहीं है, ये नाराज़गी पुरानी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने ये महसूस किया है कि अदालतें हमें इंतज़ामी तौर पर और तरक्याती कामों में बेजा मुदाखलत कर कर रोक रही हैं। सूबाई हुकूमत को उस तरीके से काम नहीं करने दे रही जिस तरह सूबाई हुकूमत काम करना चाहती हैं। हालिया दिनों में जब भी कोई अच्छा मंसूबा वज़ीर आला बलूचिस्तान या सूबाई हुकूमत लेकर आती है, तो उस पर अदालतों से हुक्म इम्तनाई जारी हो जाता है, जिसकी वजह से वो काम वहीं पर रुक जाता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो की क़यादत में सूबाई हुकूमत ने बहुत बड़े बड़े और अहम फैसले किए हैं, लेकिन जब भी वो कोई फैसला करते हैं। बाबर, क्या आप मुझे ऐसे 1 से 2 या 3 वाकयात गिनवा सकते हैं? ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स थे जो सूबे की आवाम की इज्तमाई नौइयत के लिए अहमियत के आमिल थे और अदालतों ने उन पे स्टे ऑर्डर दिया? देखें, जैसा कि आप जानते हैं कि बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। हमारे पास फैक्ट्रियां नहीं है, हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, और गुज़िश्ता साल जो सैलाब आया है उसने बलूचिस्तान की मईशत को तबाह करके रख दिया है। हमारे पास सिर्फ जरिया माश एक ही है, वो है ज़राअत। और सैलाब के बाद हमारा जो जरिया ज़राअत जो था, जो जरिया माश था, वो तबाह हो गया है। अब बलूचिस्तान के लोगों की नजरें सिर्फ सरकारी नौकरियों पर है। उनको ये ख्वाहिश है, वो चाहते हैं कि हमें रोजगार दिया जाए, हमें नौकरियां दी जाएं। लेकिन बदकिस्मती से आप देखें कि गुज़िश्ता साल हमने महकमा तालीम में नौकरियां अनाउंस की, महकमा तालीम में असामियां आई, उस पर अदालत ने स्टे दे दिया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में नौकरियां आई, उस पर मतलब स्टे दे दिया। जो भी नौकरियां सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला बलूचिस्तान उनका ऐलान करते हैं, अगले दिन कोई एक पार्टी उठकर अदालत चली जाती है और उसके बाद उस पर हुक्म इम्तनाई आ जाता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने ये वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो की ये ख्वाहिश थी कि बलूचिस्तान बहुत बड़ा सूबा है, यहाँ पर क्योंकि एमपीए और सिवाय इन मुलाजमतों के स्टे ऑर्डर पे डेवलपमेंट स्कीमात में कहां पर आपके खिलाफ स्टे ऑर्डर्स हुए? डेवलपमेंट स्कीमात में भी हमारे वज़ीर आला बलूचिस्तान का जो अपना हल्का है अवारान में, वहां पर जो है हमें इसका सामना करना पड़ रहा है। कराची कोयटा रूट जो इस टाइम बलूचिस्तान की अहम जरूरत है, इसके ऊपर भी जो है ना अदालत ने काम को रोके रखा। आप देखते हैं कि रोजाना वहां पर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है बाबा? फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, लेकिन एक पार्टी उठती है, जाती है, और वो सूबाई हुकूमत से, चीफ जस्टिस साहब से, या हमारे जो हाई कोर्ट बलूचिस्तान हाई कोर्ट, उससे स्टे लेती है और उसको उस पर हुक्म इम्तनाई मिल जाता है। इसके अलावा हालिया दिनों में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कुछ तैनातियां की, और उन तैनातियों को जो है ना अदालत में लिया गया। ना वज़ीर आला साहब कोई डीसी अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, ना कोई सेक्रेटरी अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, ना किसी ब्यूरोक्रेट को अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। इतने बेबस हमें लगते नहीं है जितने आप बता रहे हैं। एक जो बात आप कर रहे थे कि मुलाजमतों पे स्टे ऑर्डर, बाबर देखें, अदालत में अगर कोई शख्स शिकायत लेकर जाएगा तो अदालत ने उसे भी सुनना है। मुलाजमतों की खरीदो फरोख्त के हवाले से ज़हूर बुलेदी साहब ने कुछ दिन कबल जो असेंबली फ्लोर पे बातें की हैं, तो उसके बाद अदालत स्टे ना दे तो क्या दे? देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि ज़हूर बुलेदी साहब खुद इस सूबे में 3.5 साल वजीर खजाना रहे हैं, एक अच्छी पोजीशन पे रहे हैं। उनकी बातें जब ये शुरू हुई है, वजारत जाने के बाद शुरू हुई है। जब तक वो वजीर थे, उनको इस तरह का कोई गिला, कोई शिकवा नहीं था। दूसरी बात, हमारा गिला अदालतों से ये है, हमारा शिकवा अदालतों से ये है कि अदालत हमें नहीं सुनती। अदालत वन साइडेड डिसीजन लेती है। अदालत सिर्फ अपनी तरफ कोई भी शिकायत लेकर जाता है, अदालत हुकूमत को बुलाए। वज़ीर आला साहब पहले ऑफर कर चुके हैं कि सबसे पहले मैं खुद जाने के लिए हाजिर हूं, मैं आऊंगा, मैं अदालतों का सामना करूंगा। लेकिन अदालत हमें नहीं सुनती है, वन साइडेड डिसीजन लेती है, एक फरीक को सुनती है और उस पर फैसला सुना देती है। इससे सूबे के इंतजामी और तरक्याती अमूर बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। अगर अदालतें ये समझती हैं कि उन्होंने सूबाई हुकूमत को काम नहीं करने देना, तो वो आए फिर खुद सूबाई हुकूमत संभाल लें और खुद सूबाई हुकूमत चलाएं। बाबर, क्या अदालतों में एडवोकेट जनरल साहब भी ऐसे ही गैर हाजिर होते हैं जैसे बुलेदी साहब आपके वजीर आला पे इल्जाम लगाते हैं? क्योंकि वहां नुमाइंदगी तो हाई कोर्ट में होती होगी एडवोकेट जनरल की।
एडवोकेट जनरल साहब हर पेशी पर जाते हैं, हर हियरिंग पर जाते हैं, लेकिन उनके मौकिफ को सुना नहीं जाता। उनके मौकिफ पर जब वो कहते हैं कि मुझे जवाब जमा कराने के लिए वक्त चाहिए, मुझे काम करने के लिए वक्त चाहिए, एक एक पेशी पर आप यकीन करेंगे कि हुक्म इम्तनाई जारी किया जा रहा है। अभी हालिया दिनों में वजीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो ने, बलूचिस्तान बहुत बड़ा सूबा है, अपने कुछ कोऑर्डिनेटर्स उन्होंने अपॉइंट किए कि वो अवाम में जाएं, और ये होनरी बेसिस पर थे, इन एजाजी बुनियादों पर थे, इनकी ना कोई तनख्वाह है, ना कोई गाड़ी है, ना कोई दफ्तर है। एक पार्टी उठी है, एक वकील उठा है जिसको वजीर आला ने कोऑर्डिनेटर नहीं बनाया, वो गया है, और अब वजीर आला चीफ जस्टिस साहब रोजाना उसकी समाअत कर रहे हैं, बलूचिस्तान के तमाम मसलों को दर पर्दा डाल के रोजाना उसकी समाअत कर रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि इन कोऑर्डिनेटर्स को फारिग किया जाए। बाबर, आपने जो बात की कि ऑनररी तौर पर ये कोऑर्डिनेटर्स काम कर रहे हैं, 65 रुकनी बलूचिस्तान सूबाई असेंबली का हाउस है और हुकूमत और अपोजिशन सारे ही ट्रेजरी बेंच पर हैं, 14 से 15 MNA, इतने ही सेनेटर्स के बाद 32 कोऑर्डिनेटर्स और 2 तर्जुमान अगर आप रखेंगे तो फिर आपके खिलाफ, आपको नहीं लगता कि अदालतों में केसेस जाएंगे और आपको फेस करने पड़ेंगे? 32 कोऑर्डिनेटर्स, टोटल आपके अजला 33 हैं, हर जिले में 2 से 3 MPAs हैं, तो उसके बाद कोऑर्डिनेटर्स रखने की जरूरत थी सूबे को? देखिए, अगर गिनती की बात आती है तो फिर पंजाब के लिहाज से हमारे पास तादाद बहुत कम है, KP के लिहाज से हमारे पास तादाद बहुत कम है, सिंध के हिसाब से आपके वसाइल भी उनसे कम है बाबर। हमारे वसाइल उनसे कम है, इसीलिए इन्हें एजाजी बुनियादों पर रखा गया। बलूचिस्तान बहुत बड़ा सूबा है, एक MP, एक मिनिस्टर को दूसरे अजला में अपने जिले तक पहुंचते वक्त टाइम लगता है, और ये लोग खालिसतन एजाजी बुनियादों पर हैं, इनकी कोई महारत नहीं है। ये वजीर आला को सिर्फ वहां से कोऑर्डिनेट करके मसले मसाइल बताते हैं, और मैं आपको एक जिम्मेदार की हैसियत से बता रहा हूं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट है 32 कोऑर्डिनेटर्स की आपके पास, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मैं आपसे शेयर भी कर लूंगा। जब से ये कोऑर्डिनेटर्स लगे हैं, ये रोडों को खुलवाते हैं, ये लोगों के मसाइल सुनते हैं, ये वजीर आला तक बहुत से मसाइल हल करते हैं। हालिया दिनों में जब बलूचिस्तान में एक गंदुम का बहरान आया, आटे का बहरान आया, इन्हीं कोऑर्डिनेटर्स ने जाकर लोगों को एहतजाज से रोका, इन्हीं लोगों ने वो मसला हल किया, और ये कोऑर्डिनेटर्स दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई काम कर रहा है, उस पर हुक्म इम्तनाई जारी करना, उस पर रोजाना की बुनियाद पर समाते करना, उन्हें प्रेशराइज करना, उन्हें काम नहीं करने देना, अदालतों का ये काम नहीं है। हम अदालतों की इज्जत करते हैं, हमारे लिए अदालतें काबिल एहतराम हैं, लेकिन अदालतें सूबाई हुकूमत को काम करने दें। लोग वोट लेकर आए हैं, हमारे MPAs, हमारे वजीर आला, हमारी सूबाई हुकूमत अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आई है। अगर आप उसे काम नहीं करने देंगे, कल वो अवाम को जाकर क्या मुंह देंगे? बलूचिस्तान पहले से ही बहुत एहसास महरूमी का शिकार है, बलूचिस्तान के पहले से ही बहुत मसले मसाइल हैं। मैं अपने जो मेरे मौजिज, जो मेरे ऑनरेबल जजेस साहिबान हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, खुदारा सूबाई हुकूमत को काम करने दें। अच्छा बाबर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो सूरत-ए-हाल बताई। नाजरीन, बाबर जो गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर उसे सुने तो मेरा ख्याल है जो हुकूमत और अपोजिशन बलूचिस्तान सूबाई असम्बली में 65 रुकनी है, उनकी परफॉर्मेंस हो या ना हो, 32 कोऑर्डिनेटर्स की परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। इसका फैसला बलूचिस्तान और पाकिस्तान की आवाम ने करना है। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।